हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निहोंगो विद पारुल। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्टार्ट करना चाहते हैं जापानीज़ बट इतना कंफ्यूज है कि कहाँ से स्टार्ट करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बिगिनर रोड मैप देने वाली हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर N5 से लेकर N1 तक। तो अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पर हो तब भी इस वीडियो के बाद आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि डेली आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और कैसे जापानीज स्टार्ट करनी है। कुछ लोग ना डायरेक्ट कांजी या ग्रामर स्टार्ट कर देते हैं और फिर जैपनीज इतना डिफिकल्ट लगने लगती है कि बीच में ही क्विट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैपनीज में 3 राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, हिरागाना, काताकाना एंड कांची। सो व्हाट इज हिरागाना? हिरागाना जैपनीज की वो स्क्रिप्ट है जिसमें जैपनीज लोग अपनी ग्रामर या तो फिर अपने नेटिव वर्ड्स को लिखते हैं। जिस तरीके से इंग्लिश में ABCD, हिंदी में आ से अनार, आ से आम होते हैं, उसी तरीके से हिरागाना में भी टोटल 46 लेटर्स होते हैं। तो ये है आपके हिरागाना के लेटर्स। अभी मैंने बताया आपको हिरागाना में टोटल 46 लेटर्स होते हैं। उनके बाद थोड़े कॉम्बिनेशंस वगैरह होते हैं। जब आप हिरागाना स्क्रिप्ट को कंप्लीट पढ़ोगे ना तब आपको वो क्लियर समझ में आ जाएगा, लेकिन जो लेटर्स होते हैं वो टोटल 46 लेटर्स होते हैं। अच्छा, अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है ना तो आपको समझ आएगा कि जो हीरा गाना है वो हम इंग्लिश की तरह रीड नहीं करते, उसको हम हिंदी की तरह रीड करते हैं। जैसे कि अभी मैंने लिखा हुआ है A I U और ई, लेकिन हम इसको ए रीड नहीं करते, हम इसको क्या रीड करते हैं? आ और आई को रीड करते हैं ई, यू को रीड करते हैं ऊ और ई को रीड करते हैं ए। तो आ ई ओ ए ओ हो गया ना हिंदी वाला। तो अगर आपको हिंदी आती है ना तो जापानीज सच में बहुत ईजी हो जाती है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारी काताकाना। काताकाना हमारे जितने भी फॉरेन वर्ड्स होते हैं या नेम्स होते हैं ना उनको लिखने के लिए यूज की जाती है। लेटर्स देखते हैं। काताकाना में भी सेम साउंड के, यानी जैसे कि हीरागाना में आपके 46 लेटर्स हैं, उसी सेम साउंड के 46 लेटर्स आपके काताकाना में होते हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग। तीसरी राइटिंग स्क्रिप्ट है कांजी। सबसे पहली चीज, कांजी चाइना से बोरो की हुई एक स्क्रिप्ट है। ये चाइनीज कैरेक्टर्स होते हैं कांजी, जो जापानीज लोग यूज करते हैं। मेन पॉइंट ये है कि जापानीज लोग आज भी कांजी क्यों यूज करते हैं जब उनके पास हिरागाना भी है, काताकाना भी है। चलो इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जापानीज में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके कई सारे मीनिंग होते हैं। जैसे कि एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है कामी। कामी के 3 मीनिंग है, गॉड, पेपर और हेयर। अब एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ कामी लिखूंगी तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन हर कामी के सामने एक कांजी बनी हुई है जिसका एक डिफरेंट मीनिंग है। जैसे ऊपर वाली कांजी का मीनिंग है गॉड, सेकंड वाली का मीनिंग है पेपर, थर्ड वाली का मीनिंग है हेयर। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जापानीज लोग आज भी कांजी यूज करते हैं। चलो हम कांजी भी देख लेते हैं। सबसे पहली कांजी है पानी। इसको देख के ही समझ जाएंगे कि ये वाटर की कांजी है, यानी ये वाटर लिखा हुआ है, इससे नीचे ट्री लिखा हुआ है। तो ये छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं कांजी। अब बिगनर्स को करना क्या है? सबसे पहले हमें हीरा गाना कंप्लीट करनी है, उसके बाद हमें काता गाना कंप्लीट करनी है, लेकिन उसके बाद हमें डायरेक्ट कांजी स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हाँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, हीरा गाना और काता गाना कंप्लीट करने के बाद आपको कांजी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करनी है। मैं बताती हूँ आपको स्टार्ट करना क्या है। जैपनीज में ना 5 लेवल होते हैं, N5, N4, N3, N2 और N1। सबसे बेसिक लेवल होता है N5 और सबसे टफ लेवल होता है N1। तो ये बेसिक से स्टार्ट होता है N5, फिर N4, फिर N3, फिर N2 और फिर N1। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है बेसिक जापानीज पर, जिसके लिए हमें कंप्लीट N5 पढ़ना पड़ेगा। N5 की स्टडी करने के लिए आपको एक बुक अरेंज करनी पड़ेगी, मीना नो निहोंगो। इसमें आपके टोटल 25 चैप्टर्स होते हैं और 110 कांजी होती है। अब बुक कहाँ से मिलेगी? अमेज़न पर फिजिकल बुक भी मिल जाएगी और PDF भी इजीली अवेलेबल होती है प्रैक्टिकल के लिए। लेकिन सिर्फ बुक कलेक्ट करने से जापानीज़ नहीं आएगी, उसको सिस्टमैटिकली फॉलो करना पड़ेगा। अब बुक खोलो और चैप्टर नंबर 1 की वोकैबुलरी पढ़ो। सिर्फ वर्ड्स रटने नहीं है, उनको रीड करो, बार-बार रीड करो, मीनिंग समझो, प्रोनाउंसिएशन सीखो। वोकैबुलरी का चैप्टर 1 खत्म होने के बाद आपको ग्रामर स्टार्ट करनी है, और ग्रामर जापानीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक-एक ग्रामर पॉइंट समझना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है और फिर खुद से सेंटेंस ट्राई करने हैं। अब ग्रामर करनी कहाँ से है? मैंने ग्रामर की चैप्टर वाइज़ वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, तो आप चैप्टर वाइज़ वहाँ पे जाके कर सकते हो। ग्रामर देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में जो भी सेंटेंस दिए हुए हैं उनको रीड करो, ट्रांसलेट करो, रिपीट करो और सिमिलर सेंटेंस खुद से बनाओ। और उसके बाद सेम पैटर्न फॉलो करो, यानी कि चैप्टर 2 की वोकैबुलरी, फिर चैप्टर 2 की ग्रामर, फिर चैप्टर 3 की वोकैबुलरी और चैप्टर 3 की ग्रामर। इसी तरीके से चैप्टर 25 की वोकैबुलरी और चैप्टर 25 की ग्रामर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कांजी स्टार्ट कब करनी है? तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि डायरेक्टली स्टार्टिंग में कांजी स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबसे पहले हीरा गाना करनी है, फिर काता गाना करनी है, फिर बेसिक वोकैबुलरीज, बेसिक ग्रामर, इन सब में कंफर्टेबल हो जाओ। उसके बाद जब आप 10 से 12 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तब आपको जापानीज़ का फ्लो समझ में आने लगेगा। उसके बाद आपको कांजी स्टार्ट करनी है।
सबसे पहले आपको N5 कंप्लीट करना है और N5 की बुक में आपको 110 कांजी दी हुई हैं। तो आपको डेली सिर्फ 2 या 3 कांजी करनी है और ऐसे नहीं कि आपने देखी रट गई बस, आपको उसको बना-बना के प्रैक्टिस करनी है, उनके स्ट्रोक्स देखने हैं, मतलब स्टार्टिंग कैसे होती है बनने की, लास्ट लाइन कौन-सी होती है बनने की। तो कांजी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है, उसको हिंट ले लेकर पढ़ना है तो वो ईज़ी लगने लगेगी। अब N5 कंप्लीट होने के बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं N4। जिस तरीके से N5 में टोटल 25 चैप्टर्स होते हैं, उसी तरीके से N4 में भी टोटल 25 चैप्टर्स होते हैं। इसका मतलब मीना नो निहोंगो की बुक में आपके N5 और N4 को मिलाकर टोटल 50 चैप्टर्स होते हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। अब उसके बाद 50 चैप्टर जब आपके कंप्लीट हो जाएँ तो फिर ये आपके ऊपर है कि आपको N3 लेवल कब स्टार्ट करना है। N3 लेवल थोड़ा-सा N4, N5 के मुताबिक थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है। उसके बाद आपको N3 जब भी आपका कंप्लीट हो जाए 5 महीने, 6 महीने, तो उसके बाद आपको फिर N2, N1 जैसे भी आप चाहो वो लेवल थोड़ा इंक्रीज़ होता चला जाता है। अब आती है मेन चीज़, एग्ज़ाम्स। जैपनीज़ तो हमने पढ़ ली, हमने लेवल N5 भी पढ़ लिया, हमने लेवल N4 भी पढ़ लिया, लेकिन अभी आपको एग्ज़ाम्स नहीं दोगे तो आप फिर जॉब का कोई सीन नहीं है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपने N5 कंप्लीट हुआ तो हमारे ना एग्ज़ाम्स होते हैं कुछ, JLPT और नेट और JFT। तो पहला फ़ोकस आपको JLPT पर देना है क्योंकि JLPT थोड़ा ज़्यादा वैल्यू करता है। JLPT साल में 2 बार होता है, एक जुलाई में होता है और एक दिसंबर में होता है। JLPT एक जैपनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है? ये इसकी फुल फॉर्म है। अब अगर आपका N5 लेवल कंप्लीट हो गया है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो JLPT N5। अगर आपका N4 लेवल कंप्लीट हो गया है तो फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हो JLPT N4। इसी तरीके से एग्ज़ाम्स JLPT N3, JLPT N2 और JLPT N1 भी दे सकते हो। अच्छा, एक बहुत मेन बात है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आपको JLPT N3 देना है तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपके पास N5 और N4 भी कंप्लीट सर्टिफिकेशन होना ही। आप डायरेक्ट N3 भी दे सकते हो, डायरेक्ट N2 भी दे सकते हो बिना N4, N5, N3 का एग्ज़ाम दिए। हाँ, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी लेकिन आप एग्ज़ाम डायरेक्ट कोई सा भी दे सकते हो JLPT का। तो बस यही था हमारा जैपनीज़ स्टार्ट करने का बेसिक रोड मैप। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मुझे अपना टारगेट भी बताओ कि एनीमे सीखना है या तो फिर जापान जाके जॉब करना है या इंडिया में जॉब करना है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।